नमस्ते बच्चों। आज से हम कक्षा 12th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 12th क्लास में मैथ का पेपर अभी बाकी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज से हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम संयुक्त फलन लेते हैं, चाहे प्रश्नावली पहली, जिसमें संयुक्त फलन के बारे में बता रहे हैं। क्यों अभी तक मैथ्स के पेपर बाकी है, तो जो भी हार्ड प्रश्नावली है हम पहले करवा देंगे, जिससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो। इसको नज़र रखते हुए हमने संयुक्त फलन स्टार्ट करा है। संयुक्त फलन से सबसे पहले है कि संबंध क्या दे रखा है, संबंध क्या चीज़ दे रखी है। संबंध कह रखा है दो वस्तुओं का आपस में मिलन होना, दो वस्तु का आपस में क्या होना, मिलन होना संबंध कहलाता है। संबंध की दूसरी है कि जैसे दो नदियों के किनारे किसी सेतु पर मिलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, संबंध कहते हैं। दो वस्तु बोलो, कोई भी चीज हो, दो वस्तुओं का आपस में मिलान होना, मिलना को संबंध कहते हैं। या दो नदियों के किनारे किसी सेतु पर मिलते हैं, उसे संबंध कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो राशि आपस में मिलती है, तो मिलने का कारण इसके बीच में कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन होगा, उसको संबंध बता दिया। संबंध के बाद में बता रखा है तुम्हारे पास फलन। ये फलन क्या चीज दे रखी है, फलन ये कह रखा है कि फलन है कि संबंध की एक विशेष विधि होती है, उसे क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। फलन ज्ञात करने से पहले संबंध उसमें पता होना चाहिए, तो संबंध की विशेष विधि होना, संबंध की विशेष विधि को फलन कहते हैं। अब अपन पास में इसमें संबंध ज्ञात करने से सबसे पहले अपन को दे रखा है कि संबंध और ये फलन, ये दोनों की परिभाषा मैंने बता दी। इस प्रश्नावली में अपन को ये बता रखा है कि सबसे पहले कोई फलन जी में दे रखा है, एफ में दे रखा है या एच में दे रखा है, तो उसमें अपन को गॉप और फोक कैसे निकाला जाता है, वो संबंध अपन को ज्ञात करना है। जैसे कोई रिलेशन दे रखा है तुम्हारे पास में, जैसे है कि एफ ये बिंदु दे रखा है, उसका मतलब है परिभाषित होना या इस प्रकार होना। एफ परिभाषित है एन से क्यू में, क्यू है एक परिमेय संख्या, तो ये मैं बता देता हूं तुम्हारे को, एन क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, और तुम्हारे पास में ये सब राशि दे रखी है, इनके बारे में थोड़ा सा पहले है। जैसे ये दे रखा है एन का मतलब है प्राकृत संख्या का जो मान है तुम्हारे पास में 1 2 3 कहां तक चलता है, अनंत तक चलता है, और इसका मान धनात्मक होगा। दूसरा दे रखा है तुम्हारे पास में पूर्णांक को तुम W से भी दिखा सकते हो, और या तुम्हारे पास में Z से भी दिखा सकते हो, उसको बोल पूर्णांक। ये पूर्णांक हो गया तुम्हारे पास में पूर्णांक संख्या, जिसको W से भी दिखाते हैं और Z से भी दिखाते हैं, और इसका मान है, प्लस में भी मान होता है और माइनस में भी मान चलता है, तो अनंत है, -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक चलेगा, ये अनंत है। प्लस अनंत से माइनस अनंत के मध्य चलता है। और यदि Z प्लस बता दिया, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास केवल धनात्मक पूर्णांक होना, तो यह इसका मान होगा धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक का मान है 1 2 3 4, ये कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। फिर Z माइनस बता दिया, तो इसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये इसकी रिलेशन आगे आएगा, तुम्हारे पास संबंध ज्ञात करोगे तब। तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस अनंत, -3 -2 -1, ये चल रहा है इसका मान। आगे दे रखा तुम्हारे पास में आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या बनाने के लिए तुम्हारे पास में है परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। तो r बराबर क्या होगा तुम्हारे पास में परिमेय संख्या प्लस के क्या होगी अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। r वास्तविक संख्या का जो मान है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या का क्या होता है निर्माण होता है। अब इसमें जो r का मान है तुम्हारे पास में पूर्णांक में भी होता है, पूर्णांक का मतलब हो गया प्लस और क्या हो गया माइनस, और इसका मान किस में होगा भिन्न के अंदर भी होगा। तो मैं इसमें ये भी मान लिख सकता हूँ, इसका r का मान प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और भिन्न के अंदर भी होता है। भिन्न का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास में, भिन्न का मतलब होगा अंश बटे हुए हर, पॉइंटों में मान होना 1/2, 1/3, 2/5 ऐसा। प्लस में मान होता है, माइनस में भी होता है और किस में होता है भिन्न में भी होता है। तो r प्लस का मान होगा तुम्हारे धनात्मक प्लस संख्या में, r माइनस का मतलब क्या होगा ऋणात्मक संख्या में। भिन्न में भी प्लस में भी चल सकता है और माइनस में भी चल सकता है। z का मतलब होगा तुम्हारे पास c का मतलब होता है समिश्र संख्या, और समिश्र संख्या को c से दिखाते हैं। तो मैंने लिख दिया c बराबर हो गया समिश्र संख्या। समिश्र संख्या का जो मान है तुम्हारे वास्तविक संख्या प्लस के तुम्हारे पास में काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या, ये दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या समिश्र संख्या का निर्माण करते हैं। वास्तविक संख्या प्लस के क्या होगी काल्पनिक संख्या, ये दोनों मिलकर समिश्र संख्या का निर्माण करते हैं। और इसका जो सूत्र दे रखा है c बराबर a प्लस के क्या होगा आयोटा b। a का मतलब होगा वास्तविक संख्या, और जहां आयोटा लगा हुआ है वो क्या होगा तुम्हारे पास में काल्पनिक भाग। तो ये अपन को संकेत याद रखना है, क्यों रिलेशन में आएगा ये। और एक q का मतलब होता है परिमेय संख्या, q दे रखा है तुम्हारे पास में, उसका मतलब होता है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में ये भी पता है अपन को q बराबर p बटे हुए q, परिमेय संख्या को अंश बटे हर, और q का मान नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि हर का मान 0 होने पर इसका मान क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, और अनंत को अपन परिभाषित कर नहीं सकते। तो परिमेय संख्या का मतलब होगा p बटे हुए q अंश बटे हुए हर, और हर का मान नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 यदि 0 हो जाता है हर का मान तो इसका मान क्या होगा अनंत हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये होगी परिमेय संख्या। अब इससे आगे ये तो हो गया तुम्हारे पास में ये कुछ संकेत दे रखा था, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या और क्या होगा समिश्र संख्या। अब इससे आगे जो अपन ने रिलेशन दे रखा है गोप और फोग कैसे निकाले जाते हैं वो अपन को देख रहा है। गोप और फोग निकालने से पहले संबंध को ज्ञात करना होगा कि जैसे ये फलन दे रखा है, फलन इस दो बिंदु का मतलब होगा परिभाषित करना, दो बिंदु का मतलब होगा परिभाषित करना, या इस प्रकार होना फलन परिभाषित है जैसे n से z में है, z का मतलब क्या होगा प्राकृत संख्या क्या होगी पूर्णांक में, और g फलन होगा तुम्हारे पास में z से q में होगा तुम्हारे पास में परिमेय संख्या में। अब देखना अच्छी तरह गोप और फोग कैसे निकाले जाते हैं। अपन को ये दे रखा है कि f परिभाषित है प्राकृत संख्या किसमें होगा पूर्णांक संख्या में, और g फलन दे रखा है, g फलन है परिमेय पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या किसमें होगी परिमेय संख्या में। जो संख्या दे रखी है इसको प्रांत से बोला जाता है, प्रांत है, और ये जो राशि बता रखी है वो परिसर से बता रखी है। ये प्राकृत संख्या तो है, प्रांत है इसका, और जो परिसर है वो क्या है तुम्हारे पास में पूर्णांक है। इसी प्रकार से ये परिसर दे रखा है और ये क्या दे रखा है प्रांत, और ये क्या हो गया परिसर। जो फलन दे रखा है पहले आ रखा है उसको प्रांत, और प्रांत का मतलब होगा x की वैल्यू, और परिसर होगा जो किसकी होगी x की y की वैल्यू होगी। प्रांत का मतलब होगा x का मान, और परिसर का मतलब होगा y का मान। ये बता रखा है। फलन प्रतिलोम बताते हैं तो अलग बात है इसकी। तो ये फलन इस प्रकार है कि n किस में है z में, तो इसका प्रांत तो दे रखा प्राकृत संख्या, परिसर क्या दे रखा तुम्हारे पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये तो हो गया प्रांत, और ये क्या हो गया इसका परिसर हो जाएगा ये तुम्हारे पास में।
अब इसमें अपन को ज्ञात करो कि फोग या गोफ में किसका अस्तित्व है। गोफ या फोग का अस्तित्व बताना है इसमें। ये फोग दे रखा है और ये क्या दे रखा है, गोफ दे रखा है। का अस्तित्व बताना है, किसका अस्तित्व है, किसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन जब भी फलन को ज्ञात करोगे तो पीछे से स्टार्ट करोगे यहां से। तो जी किस में जा रहा, जी ये जो ओ दे रखा है दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दोनों फलनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का, जिसको संक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओ से भी दिखा देते हैं, स्टार से भी दिखा सकते हैं, पर तो यहाँ फलन कह रखा है एफ ओ जी, कहने का मतलब एफ और जी दोनों जुड़ा हुआ फलन है। तो इसका अस्तित्व बताना है, इसका अस्तित्व है या इसका अस्तित्व है। अब ऐसे फलन आ जाता है क्योंकि 1 नंबर का सवाल आता है बोर्ड के अंदर। तो इसका अस्तित्व बताना है किसका, तो अपन इसको प्रूव करेंगे। जी से किस में करेंगे, एफ में ज्ञात करना। पहला जी से किस में ज्ञात करेंगे, एफ में ज्ञात करेंगे, और इसको भी हल करेंगे। तो पहले एफ ज्ञात करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जी ज्ञात करेंगे। अब जब फलन होगा तो क्रमागत रूप से लगातार होना चाहिए, सतत रूप से चलना चाहिए फलन। तो सबसे पहले एफ ज्ञात करा मैंने, एफ आ रहा है तुम्हारा एन से क्या आ रहा है, जेड। फिर मैं पहले एफ ज्ञात, मैं जी ज्ञात करूं, जी आ रहा है तुम्हारे जेड से क्या आ रहा है, क्यू। तो ये आ गया तुम्हारे पास में जेड से क्या आ गया, क्यू। अब एफ क्या आ रहा है, एन से क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो ये सतत रूप से लगातार क्रम से नहीं है। जेड से पूर्णांक संख्या किस में आ रही है, परिमेय संख्या से आ रही है, और वापस परिमेय संख्या से ही स्टार्ट होना चाहिए फलन। जब एफ तुम ज्ञात करोगे तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, परिमेय संख्या से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो, पहले मैं एफ ज्ञात करूंगा तो एफ कह रहा है एन से क्या हो रहा है, जेड में हो रहा है, और जी ज्ञात करूं जेड से क्या हो रहा है, क्यू में। तो ये सतत रूप से लगातार क्रम से नहीं है क्या भाई, एन से जेड, जेड से क्या है, क्यू है। तो इसका क्या है फिर, अस्तित्व है इसका, और इसका अस्तित्व नहीं है। कोई भी फलन ज्ञात करोगे, ज्ञात करने के लिए अपन को है कि फोग और गोप में किसका अस्तित्व है, किसको हल कर सकते हो तुम। तो इसमें यह बता रखा है, पहले फोग भी दिया हुआ है, गोप भी दिया हुआ है। ज्ञात किसको करोगे, तो अपन पहले सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे। पीछे का मतलब जी से स्टार्ट करोगे, जी को हल करने के बाद में किस में हल करोगे, एफ को ज्ञात करोगे। तो मैंने लिख दिया पहले जी को हल करूंगा, जी के बाद में किसको करूंगा, एफ को हल करूंगा। यहां से भी है, पहले मैं एफ को हल करूंगा, एफ से कहा आऊंगा मैं जी ज्ञात करूं, तो एफ और क्या हो गया, जी। अब मैं इसका फलन परिभाषित कर दिया। ये जो जी है, पहले जी, एन से क्या हो गया, क्यू, जेड से क्या हो गया, क्यू। तो ये जेड से क्यू लिख दिया, और ये एन से क्या हो गया, जी। ये दोनों राशि बराबर होनी चाहिए, कहने का मतलब है फलन है लगातार होना चाहिए, क्योंकि संबंधों की ये क्या है, विशेष विधि है। संबंध एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़े हुए रहने चाहिए। तो ये जेड से क्या हो गया, क्यू, क्यू से क्या, ये जो फलन स्टार्ट होना चाहिए कहां से होना चाहिए, क्यू से होना चाहिए। ये क्यू से दिया हुआ नहीं है, तो एक संबंध की विशेष कड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके कारण इसको ज्ञात करना क्या है, असंभव है। अब यहां से मैं एफ पहले मैं एफ ज्ञात करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, जी ज्ञात करूंगा। तो ये एफ और क्या हो गया, जी। एफ का फलन दे रखा है एन से क्या हो गया, जेड, ये एन से जेड हो गया। फिर जी का ज्ञात करूंगा, जेड से क्या हो गया, क्यू, जेड से क्यू हो गया। तो ये एक विशेष कड़ी से जुड़े हुए संबंध है। तो एन से जेड, जेड से क्या हो गया, क्यू। तो मैं है कि फोग ज्ञात न करके मैं क्या ज्ञात करूंगा, गोप ज्ञात करूंगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि यह संबंध दिया हुआ है तुम्हारे पास में, और तुम्हारे गोप और फोग में किसका अस्तित्व है, इसके बारे में पूछता है वो। तो मैंने कहा क्रमागत रूप से एक फलन पहले फलन का प्रांत है, परिसर। पहले फलन का क्या होगा, परिसर, दूसरे फलन का क्या होगा, प्रांत। इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ये बराबर है दोनों का, तो इस फलन को अपन ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। गोप और ये फोग हो गया। गोप और फोग के बाद में इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। प्रतिलोम ज्ञात करोगे तो वैसे तो फलन है, प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, एफ इनवर्स है, तो ये प्रांत और क्या है, परिसर। अब एफ इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, मतलब वो उलट के राशि होनी। तो ये हो जाएगा फलन परिभाषित है, जेड से क्या हो जाएगा, एन में हो जाएगा। और ये भी जी इनवर्स लिखोगे तो फलन हो जाएगा, क्यू से क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये
पलट जाते हैं भाई। प्रांत है वो परिसर हो जाता है, परिसर है जो क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो पलट के भी लिख सकते हैं। एफ परिभाषित है एन से जेड है। अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करोगे तो एफ इनवर्स प्रतिलोम उल्टा, तो उल्टा करोगे प्रांत और परिसर का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रांत और परिसर का क्या होगा, मान बदल जाएगा। परंतु एक विशेष ध्यान रखने की बात है, प्रतिलोम जब भी ज्ञात होगा, प्रतिलोम फलन जब ज्ञात होता है जबकि फलन एकाकी और आच्छेदक होना चाहिए। प्रतिलोम फलन की विशेष शर्त है कि दिया गया फलन है वो एकाकी होना चाहिए, एकाकी फलन और आच्छेदक होना चाहिए। यदि इस शर्त की पालना कर रहा है, एकाकी फलन और आच्छेदक फलन है, तो ही वो क्या होगा, प्रतिलोम होगा। इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये विशेष बात ध्यान। यदि प्रतिलोम फलन है कि प्रांत और परिसर तो बदल जाता है, परंतु एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि प्रतिलोम फलन तब भी ज्ञात होगा जब एकाकी फलन और आच्छेदक इन दोनों शर्तों की क्या होनी चाहिए, पालना होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिलोम है। दोनों में से एक भी, मान लो एकाकी फलन तो है, आच्छेदक नहीं है, कैसे ज्ञात करेंगे अपन बताएंगे। अब आच्छेदक नहीं है तो भी ये प्रतिलोम फलन नहीं है। यदि दोनों शर्तों की पालना हो रही है तो वो क्या होगा, तुम्हारे पास में प्रतिलोम फलन होगा। निकालने का विशेष सबसे आसान तरीका है जो अभी मैं बताऊंगा। ये तो प्रतिलोम फलन होगा। गोप और फोक ज्ञात करने के लिए मैंने बता दिया तुम्हारे पास में। अब फलन कितने प्रकार के होते हैं। फलन एक तुम्हारे पास फलन ऐसा दे रखा है, एफ फलन दे रखा है, जैसे कर्मी युग्म के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिया हुआ है। फलन इस रूप में दिया हुआ है। तो इस फलन का ये जो अंदर है कि समुच्चय दे रखा है। समुच्चय का मतलब होता है वस्तु का किसी वस्तु के संग्रह होना, वस्तुओं का संग्रह होना। संग्रह का मतलब जैसे अनाज का संग्रह बता दिया मैंने, तो अनाज का मतलब होगा इस अनाज की जितने भी वेराइटी होगी एक जगह स्थित होना। जैसे गेहूं भी है, चावल भी है, मक्के भी है, बाजरा भी है, जो है ये सब वेराइटी एक जगह होना, उसको क्या बता दिया, समुच्चय। नहीं, सभी वस्तुओं का संग्रह एक स्थान पर होना। समुच्चय 2 प्रकार के बता रखा है, एक रोस्टर विधि और एक निर्माण विधि। जो है समुच्चय के अंदर कर्मिक युग्म के रूप में लिखा जाता है, वो रोस्टर रूप में भी दे सकते हैं अपन। निर्माण रूप का मतलब है कि शुद्ध रूप में लिखा जाता है, उसको निर्माण या शुद्ध रूप में कहते हैं। इसमें ये कर्मिक युग्म के रूप में फलन दिया हुआ है। ये फलन दे रखा है कर्मिक युग्म के रूप में, कर्मिक युग्म के रूप में दिया हुआ है। उसमें जो पहली राशि बता रखी है प्रांत और दूसरी राशि बता रखी है परिसर। प्रांत और क्या बता रखा है, परिसर। अब इस फलन का ये मान बता दिया। प्रांत क्या है इसका, प्रांत ये बताओगे। प्रांत का मतलब मैंने बताया x की वैल्यू, परिसर का मतलब बताया मैंने y की वैल्यू। तो x प्रांत का मतलब है x की वैल्यू बतानी है। इस कर्मिक युग्म में पहली जो राशि दे रखी है वो प्रांत है, और दूसरी राशि दे रखी है जो क्या है, परिसर। प्रांत का मतलब होता है x की वैल्यू और परिसर का मतलब होगा y की वैल्यू। प्रांत पूछा है, प्रांत का मतलब क्या होगा तुम्हारे पास में, x की वैल्यू पूछी है, तो 1 3 5 7। परंतु ये ध्यान रखोगे कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता है समुच्चय के अंदर। और इसका मैं परिसर पूछ लिया, परिसर, तो परिसर का मतलब हो गया तुम्हारे पास में y की वैल्यू लिखनी, तो y की वैल्यू 2 4 6 8 हो गया ये। तो इसका प्रांत और क्या हो गया, परिसर। अब मैंने इसका प्रतिलोम फलन पूछ लिया। प्रतिलोम फलन का मतलब मैंने बताया प्रांत और परिसर को बदलना। प्रांत और परिसर को क्या होगा, बदलना। तो मैंने इसको ऐसा भी लिख दूं मैं, 2 1 4 3 6 5 8 7, ये हो गया इसका प्रतिलोम। अब इसमें मैंने प्रांत पूछ लिया। प्रांत का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, 2 4 6 और क्या हो गया 8। ये समुच्चय के अंदर दे दिया और कोमा करनी है, सब अवयव के बाद कोमा करना। और परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू 1
3 5 और क्या हो गया 7। अब देखो ऊपर वाले से इसमें एफ की वैल्यू दे रखी है, इसका प्रांत है, ये प्रेशर है, प्रतिलोम में दोनों बदल नहीं गया, प्रांत है जो प्रेशर हो गया, प्रेशर है जो क्या हो गया तुम्हारे पास में प्रांत हो गया, ये प्रांत और क्या हो गया प्रेशर का मामला हो गया। अब आगे देखो फलन। अब फलन अपने को मैंने बताया संबंध की एक विशेष विधि होती है, यह फलन संबंध की एक विशेष विधि होती है। तो फलन बता रखा अपने पास में, पहला फलन, फलन के प्रकार होता है एकाकी फलन, एकाकी फलन या इसको बहु एकाकी भी कहे, बहु एकाकी भी होता है, बहु एकाकी, बहु एकाकी फलन। दूसरा दे रखा है आच्छेदक, आच्छेदक फलन, और तीसरा दे रखा है अंतर सेपी फलन। ये अपने 4 प्रकार के फलन हो गया, एकाकी फलन, बहु एकाकी फलन, आच्छेदक फलन और अंतरसेपी फलन। अपने कोर्स में एकाकी और ये आच्छेदक दिया हुआ है, एकाकी और क्या दिया हुआ है आच्छेदक दिया हुआ है। अब देखो एकाकी फलन कैसे है, बहु एकाकी क्या है, एकाकी फलन और बहु एकाकी। अब एकाकी फलन इसको 2 प्रकार से दिखाते हैं अपन। एक फलन है परिभाषित है ए से बी में। फलन क्या कह रहा है, फल एकाकी फलन की परिभाषा, फलन इस प्रकार परिभाषित है, ए से किस में है तुम्हारे पास में बी में है। तो ये वेन आरेख से मैं बता रहा हूं इसको समझाने के लिए, ये ए है ये बी है, ए से किस में जा रहा है फलन बी में, तो ये तो एफ हो गया। जैसे इस ए का मान 1 2 3 4 दे रखा है, इसका मान ए बी सी डी दे रखा है, तो इसमें संबंध में जैसे ऐसा बता दिया, तो ये कह रहा है एकाकी फलन का मतलब हो गया ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, उसको एकाकी फलन कहते हैं। एकाकी फलन है ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, बी का छूट सकता है, बी का कोई छूटे, जैसे यहां पर ई होता छूट भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का नहीं छूटना चाहिए। तो ये कह रखा है ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु ए का कोई अवयव छोड़ना नहीं चाहिए, बी का अवयव छूट सकता है। ये अपन वेन आरेख से इसकी परिभाषा दे दी। आसान है तरीका समझने से, ये एकाकी फलन को समझने के लिए आसान तरीका वेन आरेख से बता सकते हो और एक है सूत्र से भी बता सकते हो। तो एक तो मैंने बता दिया वेन आरेख से, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, बी का छूट सकता है, तो ये एकाकी फलन कहलाएगा। तो यार जैसे वेन आरेख से ऐसा दिया हुआ है और पूछ लेते हैं किस प्रकार का फलन है, तो ए का प्रत्येक अवयव आ गया ने भाई है, बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है नहीं, तो ये अपने पास में कौन सा होगा, एकाकी फलन हो गया। अब यदि यह है तुम्हारे पास में, जैसे इसी ये तो गया एक तुम्हारे पास में, दूसरा तुम्हारे पास में पहली शर्त तो ये होगी, दूसरी शर्त है यदि fx1 का मान fx2 के बराबर है, नहीं fx1 का मान किसके है, fx2 के मान के बराबर है और दी हुई शर्त की पालना करता है, ये इसमें दिया हुआ फलन होगा। जैसे f परिभाषित है r में वास्तविक संख्या, तो x1
ये फलन जो दिया हुआ है इसके बराबर है, f(x1) बराबर क्या होगा f(x2), ये बराबर है और दी हुई शर्त की पालना करता है फलन, तो ये क्या कहलाएगा, एकाकी फलन होगा। दोनों ही आसान तरीके से हैं, ये वेनारेख से है और ये सूत्र निर्माण से है। भाई f(x1) को समीकरण रूप में दिया हुआ है, तुम्हारे समीकरण रूप में दिया हुआ है, तो f(x1) f(x2) के बराबर है, परंतु दी हुई शर्त की क्या करता है, वो पालना करता है। इस फलन में जो शर्त दी हुई है उसकी क्या करनी चाहिए, वो पालना करनी चाहिए। यदि पालना है तो वो कौन सा होगा, एकाकी फलन होगा। अब आ गया तुम्हारे पास में बहु एकाकी बहु एकाकी फलन। बहु एकाकी का मतलब वही है, वेन आरेख से भी दिखा सकते हैं और अपन को है f(x1) बराबर f(x2) से भी बता सकते हैं। तो मैं वेन आरेख से फलन परिभाषित होगा a से क्या होगा b में, इसको वेन आरेख से बता रहे हैं। जैसे ऐसा दिया हुआ है तुम्हारे पास में, ये a अवयव दे रखा है, ये b अवयव दे रखा है, फलन बता रखा है f में है, जे यही 1 2 3 4 5 a b c d e f ये दिया हुआ है। जैसे a का ये दिया हुआ है जैसे अपने पास में। अब देखो a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है। a का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये नहीं छूट रहा, परंतु 4 और 5 का संबंध, दोनों का संबंध किससे है, d से है। तो इसको क्या बता दिया, a का दोनों अवयवों का संबंध किससे है, d से है। d से है तो इसको क्या बता दिया, बहु एकाकी बता दिया। बहु हम बहुत सारे एकाकी यानी एक से जुड़े हुए हैं, ये 3 4 और 5 बहुत हो गया, किससे जुड़े हुए हैं, एक से, एकाकी फलन हो गया। ये बहु एकाकी फलन कह दिया इसको कि a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा हुआ हो। a का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, परंतु a का दो अवयवों का संबंध एक से हो, b के एक अवयव के साथ में हो। b का क्या है, एक अवयव के साथ संबंध है ये, तो इसको क्या बता दिया, बहु एकाकी फलन बता दिया। इस रूप में भी बता सकते हैं इसको, f(x1) बराबर f(x2), ये इस शर्त के पालना करता हो और दिए गए फलन है उसको संतुष्ट भी करना चाहिए। ये दोनों f(x1) बराबर क्या होना चाहिए, f(x2), परंतु दिया हुआ फलन है, कोई भी फलन दे रखा है, जैसे ये n से n में है, तो दिए हुए फलन की क्या हो गए, इस दिए गया फलन को क्या करना चाहिए, और संतुष्ट भी करना चाहिए। तो ये बहु एकाकी हो गया। एकाकी का मतलब क्या हो गया, a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, a का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, b का कोई अवयव छूट सकता है। बहु एकाकी का मतलब है a का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, परंतु a का दो अवयवों का संबंध b के एक अवयव के साथ में होता है। ये दो अवयव का मान है, 4 और 5 का संबंध किससे है, एक से नहीं है क्या ये, तो इसको क्या बता दिया, बहु एकाकी बता दिया। ये है बहु एकाकी। अब है तुम्हारे पास में इसमें दिया हुआ अब है आगे आच्छेदक फलन। आच्छेदक फलन की भी दो शर्तें दे रखी है। एक तो है तुम्हारे पास में आच्छेदक की दो शर्तें हैं, एक तो वेन आरेख से है, जैसे वही फलन दे रखा है n से w में दे रखा है या z में दे रखा है पूर्णांक संख्या में, तो वही फलन है। ये a हो गया, ये b हो गया, ऐसे दिया हुआ होगा तुम्हारे पास में और इसकी जांच करनी होगी। जैसे 1 2 3 4 5 a b c d और ये e दे रखा है, तो ये संबंध बता दिया ऐसा। अब ये दिया हुआ तुम्हारे a अवयव दे रखा है और क्या दे रखा है, b अवयव दे रखा है। ये प्रांत है और ये क्या है, परिसर है। अब देखना अच्छी तरह, a फलन किस में दे रखा है, b में, n किस में दे रखा है, तो ये फलन ऐसा बता रखा है। अब क्या कह रखा है, अब आच्छेदक की परिभाषा होगी समझने के लिए, उल्टा है, एकाकी का जस्ट उल्टा है।
अंतर एक रखना है, एकाकी में एक एक अवयव होता है, आच्छेदक में ए का जो बी का जो अवयव है वो 2 के साथ में भी संबंध हो सकता है। बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु ए बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। बी का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। और इसके साथ में ए का कोई भी अवयव है वो डबल के साथ में भी संबंध हो सकता है। ये जैसे ए का है, इसके डबल के साथ में संबंध नहीं हो सकता है क्या? हो सकते हैं। एकाकी में तो एक एक होंगे, आच्छेदक में क्या होगा कि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। परंतु ए का कोई एक अवयव है, बी का कोई एक अवयव है जो ए के साथ में 2 के साथ में संबंध हो सकता है, उसको आच्छेदक फलन कहते हैं। यह तो हो गया आच्छेदक की परिभाषा। नहीं, एक के साथ में भी हो सकता है और डबल के साथ में भी संबंध हो सकता है, परंतु बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये दे रखा है 6 छूटा हुआ है, छूट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। ये तो पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त है, यदि दिया गया फलन है, दिया गया फलन को f(x) बराबर y मानना है। दूसरी शर्त है, दिया गया फलन को y मानकर, दिया गया फलन को क्या मानना है? y मानकर x का मान ज्ञात करके मूल समीकरण में रखने पर परिसर के स्थान पर y आना चाहिए तथा फलन की शर्त के पालना होनी चाहिए। यह बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। दिया गया फलन को y मानकर x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान कहाँ रखेंगे? जो मूल फलन दे रखा है उस मूल समीकरण में रखने पर परिसर के स्थान पर क्या जाना चाहिए? y आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है बराबर में y आ जाना चाहिए और y आना चाहिए और फलन की शर्त की पालना होनी चाहिए। फलन की शर्त की पालना कैसे है? ये ऐसा है, n से यदि r दे रखा है तो इसका प्रांत x की वैल्यू, परिसर y की वैल्यू, उसको भी संतुष्ट करना चाहिए। यदि वो संतुष्ट हो रहा है तब ये तुम्हारे पास में कौन सा फलन कहलाएगा? आच्छेदक कहलाएगा। तो आच्छेदक फलन की 2 होगी परिभाषा, एक तो वेन आरेख है और दूसरी परिभाषा होगी दिया गया फलन को y मानकर x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान कहाँ रखेंगे? मूल समीकरण में रखने पर बराबर में क्या आना चाहिए? y आना चाहिए और दी गई शर्त की क्या होनी चाहिए? पालना भी होनी चाहिए। यदि शर्त की पालना हो रही है तो वो कौन सा होगा? आच्छेदक फलन होगा। यह है तुम्हारे पास आच्छेदक। तीसरा है तुम्हारे पास में अंतरसेपी फलन। अब अंतरसेपी फलन अपने कोर्स में नहीं है, परंतु अपन को यह ध्यान रखना है कि जो फलन स्वतः ही आच्छेदक नहीं है, जो फलन आच्छेदक नहीं है वो स्वतः ही किस में जाएगा? अंतरसेपी में जाएगा। जो फलन आच्छेदक नहीं है वो स्वतः ही किस में होगा? अंतरसेपी फलन में होगा। यह हो गया तुम्हारे पास में अंतरसेपी फलन। मैंने बता दिया एकाकी फलन, बहु एकाकी फलन, आच्छेदक और अंतरसेपी। अंतरसेपी को क्या बता दिया? जो फलन आच्छेदक नहीं है वो स्वतः ही किस में जाएगा? अंतरसेपी फलन में जाएगा। अपने कोर्स में एक तो एकाकी फलन दे रखा है और एक क्या दे रखा है? आच्छेदक दे रखा है। 2 ही दे रखा है। 11th क्लास में ये तीनों ही दे रखा है, एकाकी, बहु एकाकी, अंतरसेपी और आच्छेदक, चारों ही दे रखा है 11th क्लास में। परंतु 12th क्लास में अपने पास में 2 ही दे रखा है, एकाकी फलन और क्या दे रखा है? आच्छेदक फलन। अब ये तो दे रखा है एकाकी और आच्छेदक का वो फलन का हो गया। अब इसमें साथ में दे रखा है
तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव को ई से दिखाते हैं और यहाँ ई की वैल्यू ज्ञात की जाती है। ई की क्या ज्ञात करते हैं? वैल्यू। इसमें है, इसमें ये जो देंगे उसमें कुछ भी नहीं करना, पड़ो दी हुई संक्रिया की पालना होनी चाहिए। जैसे जैसे संक्रिया दिया है उसी प्रकार उसका मान रखना है। इसका सूत्र दे रखा है ए संक्रिया ई, मैंने कहा ओ भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, संक्रिया स्टार का चिन्ह भी लिख सकते हैं, वो बराबर में ए आएगा। यदि इस शर्त की पालना हो रही है तो ये तुम्हारे पास में क्या होगा? तस्मक होगा। अब संक्रिया किसी में भी दे सकता है। संक्रिया का मतलब होगा तुम्हारे पास में जैसे ए संक्रिया बी बराबर ए बी भी लिखा हुआ है, केवल अपन को इसको देख देख के इस शर्त की क्या करनी है? पालना करनी है। तो तस्मक अवयव ई से दिखाते हैं और ई की क्या ज्ञात की जाती है? वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो ए संक्रिया ई बराबर क्या है? ए, ये सूत्र है भाई, और इस सूत्र में दी हुई संक्रिया की पालना करनी है। दी हुई संक्रिया की क्या करनी है? पालना करनी है। और ई की क्या ज्ञात करनी है? वैल्यू ज्ञात करते हैं। ई का मान कुछ भी आ सकता है, वो अपन को हल करने के बाद में पता चलेगा। दूसरा दे रखा है प्रतिलोम। प्रतिलोम नी ए का प्रतिलोम क्या होगा? एक्स है, तो x का प्रतिलोम क्या होगा? ए। प्रतिलोम का मतलब x फलन की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब इसमें वही है कि ए प्रतिलोम का सूत्र होगा ए संक्रिया x बराबर ई। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तस्मक ज्ञात होगा, ई की वैल्यू होगा, और दी हुई संक्रिया की पालना के अनुसार, जैसे ये दे रखा संक्रिया, तो इस संक्रिया में यहाँ पर पालना करोगे। कहने का मतलब है ए के स्थान पर है, बी के स्थान पे क्या है? x है, तो x के स्थान पे क्या, b के स्थान पे क्या लिख दूंगा? x, और e की क्या ज्ञात करनी है? वैल्यू। तो सबसे पहले तस्मक ज्ञात करोगे, तस्मक ज्ञात करने, तस्मक का मान यहाँ रख दोगे, रखने के बाद में संक्रिया की क्या करोगे? पालना करोगे, संक्रिया की पालना करोगे। पालना करने के बाद में x का क्या करोगे? मान ज्ञात करोगे। वो मान होगा जो क्या होगा तुम्हारे पास में? प्रतिलोम होगा। क्या होगा? वो प्रतिलोम होगा। तस्मक अवयव जिसमें ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम x जिसमें लिखा जाता है ए का प्रतिलोम x है, तो x का प्रतिलोम क्या होगा? a होगा। तो मैंने x की वैल्यू और इसका सूत्र ये दिया हुआ है ए संक्रिया नी स्टार x बराबर क्या होगा? ई। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तत्समक अवयव ई की वैल्यू ज्ञात होगी, ये ई का मान यहाँ रखोगे, फिर दी हुई संक्रिया की क्या करोगे? पालना करोगे। वो होगा तुम्हारे पास में। पालना करने के बाद में किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? x की वैल्यू। अब तुम्हारे पास में दिया हुआ है कर्म विनिमय और साचार्य। कर्म विनिमय और ये साचार्य, साचार्य नियम। देखो ये पहले से अपन ने ज्ञात कर्म विनिमय, कर्म को बदलकर लिखने पर, कर्म को बदलकर लिखने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको कर्म विनिमय कहते हैं। कर्म विनिमय का मतलब है जैसे 2 और 3 को जोड़ो या 3 और 2 को जोड़ो, आएगा कितना? 5 ही आएगा। कर्म बदल कर लिखने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कर्म विनिमय कहते हैं। साचार्य, साचार्य का अलग दे रखा है। जैसे ए कर्म विनिमय की पालना एक तो प्लस में होती है और एक इसमें होती है गुणा में होता है। साचार्य भी प्लस और गुणा में लागू होता है। तो इसका सूत्र है जैसे ए संक्रिया बी है तो बी संक्रिया क्या होगा? ए। यदि इनका मान बराबर है, दी हुई शर्त की पालना के अनुसार इसका मान बराबर है तो कर्म विनिमय होगा। साचार्य का मतलब है ए संक्रिया बी संक्रिया क्या होगा? सी। ए संक्रिया बी संक्रिया क्या होगा? सी। कह रहा है पहले 2 को जोड़ो और लास्ट के 2 को जोड़ो, जोड़ने के बाद में इसको हल करने पर इसका मान क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। तो क्या होगा? साचार्य होगा। पहले 2 अवयव को जोड़ो, फिर तीसरे की पालना करो। कह रहा लास्ट के 2 को पहले हल करो, फिर पहले के साथ संबंध दर्शाओ। यदि ये बराबर आ जाता है तो क्या होगा? तुम्हारे साचार्य होगा। ये दे रहा कर्म विनिमय और क्या होगा? साचार्य। ये अपन को है सवाल आता ही है, ये कर्म विनिमय और साचार्य नियम की पालना कैसे की जाती है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब देखो आगे, ये तो टॉपिक थे इसके अंदर जो मैंने बता दिए।
प्रतिलोम फलन ज्ञात करोगे तो प्रतिलोम का मतलब होगा तुम्हारे पास में पहले एकाकी और क्या ज्ञात करना होगा, आच्छेदक ज्ञात करना होगा। एकाकी और आच्छेदक फलन है तो अपन प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, और एकाकी और आच्छेदक नहीं है तो अपन लिख सकते हैं एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, अपन हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारे पास में। जैसे ये दे रखा तुम्हारे पास में फलन परिभाषित है वास्तविक संख्या में देखना अब अच्छी तरह आगे। एफ फलन दे रखा है वास्तविक संख्या में निप्रांत है जो भी वास्तविक संख्या है, परिसर है वो भी वास्तविक संख्या है, और जी में फलन दे रखा तुम्हारे पास आर में। ये दोनों शर्त दे रखी है। अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर कह रहा है तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स बराबर तुम्हारे पास में क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। मेरे को फोग भी निकालना है और ये गोप भी निकालना है। फलन फोग और गोप दोनों निकालना है, तो ये फलन x इसके ऊपर आरोपित होगा, फलन इसके ऊपर भी x लिखा हुआ होगा। ये तो भाई चीज, ये तो क्वेश्चन है अपन को लिखा हुआ होगा। अपने को पीछे से स्टार्ट करना है, तो ये है जैसे ये फलन x है इसके ऊपर आरोपित होगा, तो मैंने बताया O है दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो मैं जैसे इसके ऊपर f फलन x आरोपित करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा gx, O हट जाएगा भाई, और मजला ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। अब ये दे रखा है तो gx का मान देखो क्या दिया हुआ है, f तो है जैसा का जैसे, gx का मान लिखो क्या दे रखा है 2x, ये 2x लिख दिया मैंने। आ गया ये फोग x है, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा भाई। ये सब शर्तें दी हुई होगी, यहां तक क्वेश्चन दिया हुआ होगा तुम्हारे पास में। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है फोग x, इसका मान ज्ञात करना है अपने को। जैसे ये x ये O है, इन दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो x जैसे इसके ऊपर आरोपित होगा तो O का चिन्ह हटा दिया मैंने, f और क्या लिख दिया gx, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है gx का मान दिया हुआ है वो लिख दो उठाकर, है जैसा का जैसा। gx का मान क्या दे रखा है 2x, ये मैं 2x लिख दिया, आ गया है 2x। अब देखना अच्छी तरह दिया fx में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ फलन fx में देखो दिया हुआ fx बराबर क्या दे रखा है तुम्हारे एक्स स्क्वायर। मेरे को फलन ये ज्ञात करना है, दिया हुआ ये है नहीं भाई है, तो कहने का मतलब x के स्थान पर क्या लिखना है, मेरे को x के स्थान पर क्या लिखना है 2x लिखूं मैं, तो x के स्थान पर क्या लिखना है 2x, तो f और ये 2x लिख दिया, x के स्थान पर लिख दिया 2x, और ये ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिख दिया स्क्वायर। तो क्या आएगा भाई 4x स्क्वायर नहीं आएगा क्या, तो यहां पर इसका मान क्या होगा 4x स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में क्या निकल गया, फोग x निकल गया। क्या करना है सबसे पहले, यदि x इसके ऊपर आरोपित होगा फलन पे, O दोनों फलनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो O का चिन्ह मैंने हटा दिया, मजला ब्रैकेट में अंदर gx लिख दिया। gx का मान दिया हुआ है अपने पास में, ये मैंने gx का मान रख दिया ये 2x। अब f 2x हो गया, f में फलन देखो ये रहा दिया हुआ, तो f में दिया हुआ ये दिया हुआ लिख दिया मैंने, fx बराबर क्या होगा x इसको। यहाँ मेरे को 2x का मान चाहिए, यहाँ किसका मान है x का मान है, तो x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं 2x रखूंगा, तो x के स्थान पे 2x, तो f 2x नहीं हुआ क्या, ये f 2x हो गया। अब x के स्थान पे मैं 2x रखा, इसको हल करा तो ये आ गया नहीं भाई है 4x स्क्वायर। अब ये आगे वाले देखो, जैसे ये दे रखा है तो ये जैसे आरोपित करूंगा तो क्या होगा fx नहीं होगा क्या भाई है। अब fx का मान दिया हुआ है, पूरा मान रखो, तो g fx का मान क्या दिया हुआ है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लिख दिया। अब g में दिया हुआ फलन मेरे को मान gx स्क्वायर का चाहिए, g में दिया हुआ मान ये नहीं भाई है, तो यहाँ लिख दोगे साइड में दिया हुआ gx बराबर क्या हो गया 2x, मान मेरे को ये चाहिए, दिया हुआ ये है, तो x के स्थान पर ये नहीं आएगा क्या, x के स्थान पर क्या आएगा बताओ एक्स स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्थान पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा 2x स्क्वायर नहीं हुआ क्या भाई है, तो इसका तो मान आ गया रखा है फोग x का मान आ गया 4x स्क्वायर, और घोप x का मान क्या हो गया 2x स्क्वायर। ये अपन ने पास में रख रखे हैं। इसी प्रकार से आगे बहुत सारे फलनों को अपन हल करेंगे। इससे आगे वाले क्वेश्चन है अपन अगली क्लास में देखेंगे, जब भी होगा लगी क्लास, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होगा वो गॉस फोग और इनवर्स एकाकी फलन आच्छेदक फलन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।